वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ बीकॉम पार्ट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम पार्ट वन की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सॉल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सॉल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह। तो आपको ये कंप्लीट करवाया जा रहा है ताकि आप जो है वो इसको कर सकें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल प्रोप्राइटरशिप की हम डेफिनेशन की हम बात करें। सॉल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन ऑफ बिजनेस ओनरशिप where a single individual owns and operate the business। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक ऐसा बिज़नेस होता है जो कि सिंपलेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल है, सबसे ज़्यादा इसको हम आसान कह सकते हैं। और जो है वो मोस्ट कॉमन ओनरशिप होती है ये बिज़नेस की। मोस्ट कॉमन से मुराद यही कि अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से बिज़नेस किए जा रहे हैं तो वो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप दिखाई देंगे। क्यों? इसको ओन और कंट्रोल करते हैं सिंगल इंडिविजुअल। एक ही ऑनर जो है इसको ओन करता है और कंट्रोल करता है, इसका एक ही ऑनर होता है। और इसकी अगर कॉमन एग्जांपल लें तो कोई एक शॉप कह सकते हैं हम कि एक दुकान जो है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसी तरह बहुत से लोग कार्ट लगाते हैं, बहुत से स्टॉल लगाते हैं और इवन के जो ठेला वगैरह लगाते हैं वो भी ये सारे जहाँ पर एक ही ऑनर मौजूद होता है उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और ऐसे ऑफिसेज भी जहाँ पर एक ऑनर होता है वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल ऑनर या फिर सिंगल इंडिविजुअल, ये लिख सकते हैं आप डेफिनेशन के अंदर। या फिर ये वाली भी लिख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल विद फुल डिसीजन मेकिंग पावर एंड प्रॉफिट रिटेंशन। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप इसको ऑन करता है और कंट्रोल करता है एक ही सिंगल इंडिविजुअल, एक ही सिंगल जो ऑनर होता है और उसका जो है वो फुल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यानी कि उसी के हाथ में होता है क्योंकि पूरा बिजनेस उसी का है। अगर इवन कि अगर उसने एम्प्लॉय भी रखे हो तो डिसीजन मेकिंग पावर उसी के हाथ में होती है। इसके अलावा प्रॉफिट रिटेंशन भी, पूरा प्रॉफिट उसी का अपना है। ऑन एम्प्लॉय रखे हुए हैं तब भी प्रॉफिट उसका अपना, एम्प्लॉय को वो सैलरी देनी है उसने। और अगर एम्प्लॉय नहीं रखे हुए तो फिर तो उसने सैलरी भी नहीं देनी है। सो अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। अब एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है या बहुत बड़ी चीज़ जो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक तरफ फ़ायदा तो ये है कि उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल रहा है, वो फ़ायदे में आप लिख सकते हैं। लेकिन जो नुकसान में ये होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि पर्सनली लाइबल होता है फॉर ऑल बिजनेस डेट एंड लीगल एप्लीकेशन बेयरिंग अनलिमिटेड फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि ऑनर खुद पर जहाँ पर उसको एक तरफ पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल रहा है वहीं पर वो दूसरी तरफ पर्सनल लाइबल होता है। और बिज़नेस में कुछ भी होता है, अब चाहे कोई लीगल एक्शन लिया जाए बिज़नेस के ख़िलाफ़ या कोई डेट हो, पूरा का पूरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑनर पे आती है। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि सपोज़ बिज़नेस की वर्थ है 5 लाख रुपीज़ और ऑनर के ऊपर डेट आ जाता है 6 लाख रुपीज़ का, तो ऑनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है। अब चाहे वो प्रॉपर्टी सेल करे, अपनी गाड़ी सेल करे या अपने जो भी एसेट्स हैं उसके पास, अगर कोई गोल्ड है या कोई फर्नीचर वगैरह है घर का, तो वो भी उसको अपना सेल करना पड़ सकता है जो बिज़नेस डेट है उसको उतारने के लिए। क्योंकि बिज़नेस की जो वर्थ है वो 5 लाख है और 6 लाख का डेट है, तो 1 लाख का डेट जो है वो डिफरेंस है, जो डेफिशिएंसी है वो उसको वहाँ से पूरा करना होगा। सो ये जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो कंपनी के अंदर नहीं होता है। ये ऐसी चीज़ जो है वो कंपनी के अंदर नहीं होती। उसके अलावा कि ईज़ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इसके अंदर मिनिमम रेगुलेटरी कंप्लाइंस होता है जो कि इसको आइडियल बनाता है स्मॉल स्केल ऑपरेशंस या स्टार्टअप के लिए। यानी कि कोई भी अब दुकान खोलना चाहता है या कोई कार्ट लगाना चाहता है या कोई ठेला वगैरह, तो इतना ज़्यादा कोई उसके लिए लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई उसको लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना ज़रूरी नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में उसको रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। सो सिंपल टू स्टार्ट है, आइडियल होता है स्टार्टअप के लिए। और स्मॉल बिजनेसेस के लिए हम देखते हैं कि लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ ही जाते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप ही फिजिबल होता है स्मॉल बिजनेस के लिए। और ऑनर जो है टिपिकली तौर पे क्या करते हैं, यूज़ करता है अपना पर्सनल फ़ंड जो है फाइनेंस करने के लिए। अच्छा, ये भी एक चैलेंज होता है कि फ़ंड्स की अगर हम बात करें, इसके फाइनेंशियल और टैक्स बेनिफिट्स में हम देखें तो इसमें एक तरफ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात भी आते हैं। तो ऑनर टिपिकली तौर पे अपना पर्सनल फंड्स यूज़ करते हैं फाइनेंस करने के लिए बिज़नेस को, और उसमें चैलेंजेस भी आते हैं।
यानी कि फ़ंड्स इतने ज़्यादा नहीं होते, फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना होता है बिज़नेस को, क्योंकि फ़ंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं। ऑनर का अपने ही फ़ंड लगाना पड़ेंगे उसको, या अगर उसको कोई बैंक लोन दे देता है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ से उसको मिल सकते हैं। इसके अलावा फैमिली से या फ्रेंड्स वगैरह से अगर वो कलेक्ट कर लेता है तो अदरवाइज़ उसके लिए फ़ंड्स की जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है। और एक लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि टैक्स बेनिफिट्स होता है। टैक्स जो है इसके अंदर एक ही बार दिया जाता है। कंपनी के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो दिया जाता है, तो डबल टैक्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिंगल टैक्सेशन होती है। ऑनर का जितना भी प्रॉफिट होगा उसी पे जो है वो टैक्स दिया जाएगा, और वो भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया हुआ है। वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा लगाएगी तो ऑब्वियसली बात है टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा नहीं लगाया तो फिर वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। सो इन लिमिटेशंस के बावजूद कई सारी लिमिटेशंस भी हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं, डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजमेंट है। अब जो कि एडवांटेजेस भी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो ऑटोनॉमी चाहते हैं। ऑटोनॉमी है सबसे बड़ी चीज़, सिंप्लिसिटी है बिज़नेस के अंदर, इजी टू इस्टेब्लिश है, इजी टू मैनेज भी हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि जो डिसीजन है वो सिर्फ जो है वो एक ही सिंगल ऑनर के पास होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। लाइफ इस बिज़नेस की बहुत कम होती है। ऑनर जब चाहे बंद कर सकता है, या फिर ऑनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑनर नहीं रन कर पा रहा तो फ़ौरन जो ये बिज़नेस बंद हो जाता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे बिज़नेस में बहुत जल्दी बंद होते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। कितना 10 साल 20 साल, इससे ज़्यादा नॉर्मली तौर पर बिज़नेस नहीं चलते। बहुत कम होते हैं जो चल जाते हैं। वो फिर जनरेशन अगर ट्रांसफ़र हो तब नॉर्मली तौर पर होता है ऐसा। तो इस तरह से जो है वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम दोनों देखते हैं। नाउ द पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें डिसोल्यूशन वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनरशिप जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर इंडिविजुअल्स शेयर ऑनरशिप, प्रॉफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर इंडिविजुअल्स, जो कि दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल, टू और मोर इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट टू होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, इसीलिए इसको पार्टनरशिप कहा जाता है। एटलीस्ट टू और मोर इंडिविजुअल शेयर ऑनरशिप भी शेयर करते हैं, यानी कि अगर हाफ हाफ है दोनों का शेयर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 50-50 ऑनरशिप हो गई। इसी तरह से प्रॉफिट भी वो शेयर करते हैं 50-50, जो है वो उनका प्रॉफिट हो गया 1 लाख। अगर सपोज प्रॉफिट है तो 50,000 होगा। और इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी 50% वर्क एक ऑनर कर रहा है तो दूसरा जो है वो, तो ये जो है इसके अंदर फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हो गए। इसी डेफिनेशन को अगर हम सामने रखें तो नुकसान ये हो गए कि हाँ 50% ऑनरशिप गई, 50% ये ऑनरशिप मिल रही है, प्रॉफिट 50% गया, ये चीज़। लेकिन एडवांटेज अगर हम देखें तो एडवांटेज ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। 50% जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 50% हमें देखने में आ रही होती है। और पार्टनरशिप जो है ये अगर हम देखें तो पार्टनरशिप की भी हम टाइप्स होती हैं। पार्टनरशिप भी आज के दौर में मुख्तलिफ़ तरह की पार्टनरशिप होती हैं। एक जनरल पार्टनरशिप होती है, और इसके अलावा लिमिटेड भी होती हैं। डिपेंड करता है जो है वो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट और लाइबिलिटी जो होती है हर पार्टनर की। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिखाई देता है कि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें फ़ायदा है कि रिसोर्सेज की पूलिंग होती है, यानी कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो रिसोर्सेज लेकर आते हैं। फ़ायदा ही एक तो रिसोर्सेज इसमें ज़्यादा होते हैं, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज ये एक फ़ायदा हो गया। डाइवर्स स्किल सेट होते हैं, मुख्तलिफ हर पार्टनर के अपने स्किल्स सेट होते हैं, स्किल्स होते हैं। और शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है, मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें ये भी होता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है और क्लियर एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है पार्टनरशिप डीड जो बनती है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। तो कई सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए पार्टनरशिप के केस के अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ये भी है कि डिसीजन डिले होता है। पार्टनर्स आपस में जब मिलकर डिसीजन करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, और जो है वो इख्तलाफात होते हैं, उसकी वजह से डिसीजंस कई बार जो वो डिले हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत डिसीजन भी इख्तलाफात की वजह से हो जाते हैं, तो उससे जो है वो काफ़ी लॉस भी हम देख सकते हैं पार्टनरशिप में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि इनपुट जब ज़्यादा होता है डिफरेंट पार्टनर्स का, तो चांसेस ये होते हैं कि अगर इख्तलाफात को हल कर लें तो डिसीजन ऐसा होता है कि फिर उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि इनपुट ज़्यादा लोगों को आ रहा होता है। हर कोई अपने डाइवर्स स्किल्स के हिसाब से जो है वो इनपुट दे रहा होता है डिसीजन के अंदर। सो मोर इनपुट
इन डिसीजन मेकिंग, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसके डिसोल्यूशन प्रोसेस की हम बात करें, सो जो पार्टनरशिप है इसकी डिसोल्यूशन होती है जब बिज़नेस एंड हो जाता है कई सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गई, म्यूचुअल एग्रीमेंट था दो, उसकी वजह से मिल के एग्री हो गए पार्टनर्स। इसके अलावा डेथ हो गई एक पार्टनर की भी, तो पार्टनरशिप वहीं एंड हो जाती है। और अच्छा, पार्टनरशिप एंड होने का मतलब नहीं होता कि पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो गई, पार्टनरशिप टूट गई। जिस तरह से क्रिकेट के अंदर एक प्लेयर आउट हो जाता है तो पार्टनरशिप टूट जाती है, फिर नई पार्टनरशिप बनती है, तो वो चीज़ होगी फिर। और बैंकक्रप्ट हो जाती है अगर पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप की ज़्यादातर जो फॉर्म है इनके अंदर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कुछ फॉर्म हो सकती हैं जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी हो, इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला मामला होता है, जिस तरह से सॉल प्रोप्राइटरशिप की तरह होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला, कि पर्सनली लाइबल होते हैं, उनको अपना पर्सनल एसेट्स या प्रॉपर्टी या इवन के अपना फर्नीचर वगैरह भी बेचना पड़ सकता है। और इसके अलावा ये कि इसमें जो है वो, अब जब डिसोल्यूशन होती है, अच्छा कि किसी लीगल इशू की वजह से भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े गए तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे देता है डिसोल्यूशन का, कि बंद कर दिया जाए। तो पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट से, डेथ ऑफ पार्टनर से, बैंकरप्टेसी या फिर लीगल इश्यूज होते हैं। और अब इस प्रोसेस के अंदर हम देखें तो क्या होता है, सेटलिंग डेट्स, जितने भी उधार लिया है कहीं से या कहीं से माल उठाया था उधार पे, उसको सेटल किया जाता है, उनको जो भी उनका हिस्सा होता है वो उनको दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिमेनिंग एसेट्स को। पहले डेट पे किया जाएगा, उसके बाद फिर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स वगैरह में। और नोटिफाई किया जाता है जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लाइंस जो है वो ज़रूरी होती है डिसोल्यूशन के दरमियान, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो और जो प्रोटेक्ट किया जाए इंटरेस्ट तमाम जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नाउ दी जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम कंपनी भी कहते हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करें, जॉइंट स्टॉक कंपनी डिवाइड्स ओनरशिप इनटू शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स हु कलेक्टिवली ऑन द बिजनेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसको कंपनी भी कहा जाता है, इसमें ओनरशिप डिवाइड हो जाती है शेयर्स के अंदर, और वो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं जो कलेक्टिवली ऑन करते हैं बिजनेस को। कंपनीज को शेयर होल्डर ही ऑन करते हैं, जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के उनको शेयर होल्डर्स हम कहते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होते हैं वो उतने ज़्यादा उसका ऑनर होता है। और एक और डेफिनेशन इसकी ये भी है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन। आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन भी कहा जाता है कंपनी को, और उसको कहने का वजह यही है कि कंपनी खुद एक पर्सन है। जिस तरह इंसान एक पर्सन है, इंसान जो है वो नेचुरल पर्सन है, और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल इंटेंजिबल भी है, इंटेंजिबल से मुराद वो चीज़ होती है जिसको हम फिज़िकली तौर पे टच नहीं कर सकते, फिज़िकली तौर पे हम उसको देख नहीं सकते। तो कंपनी की बिल्डिंग ज़रूर होगी, लेकिन कंपनी को खुद जो है एज अ ह्यूमन, जिस तरह हम देखते हैं किसी शख्स को, तो एज अ ह्यूमन के तौर पे हम नहीं उसको देख सकते या टच नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको इंटेंजिबल पर्सन कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेंजिबल पर्सन कहा जाता है। तो इसी वजह से जब कंपनी खुद एक पर्सन है तो कंपनी और ऑनर्स डिफरेंट कंसिडर किए जाते हैं। कंपनी और ऑनर एक ही चीज़ नहीं है। कंपनी के नाम पर चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, कंपनी के नाम पर कोई भी काम किया जा सकता है जो इंसानों के नाम पे किया जाता है। इसी तरह कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि अब ये एक ऐसा पर्सन है जो कि ख़ुद से कुछ काम नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली बात है इसको कोई ऑपरेट करेगा। जिस तरह से गाड़ी है, गाड़ी को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, ड्राइव किया जाता है, इसी तरह से कंपनी को भी ड्राइव किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। और वो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन ही करेंगे। सो अब जितनी भी कंपनीज होती हैं इनको बनाया जाता है रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, और जो भी करंट एक्ट या फिर ऑर्डिनेंस होता है उसके ज़रिए। इस वक्त करंट एक्ट जो है वो 2017 का चल रहा है, कंपनी एक्ट 2017। और कुछ पुरानी बुक्स में आप देखेंगे कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का आपको दिखाई देगा। तो कंपनीज एक्ट नया 2017 चल रहा है इस वक्त का। सो इसको उसके अंडर जो है वो रजिस्टर किया जाएगा, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज एक्ट या कंपनी ऑर्डिनेंस होते हैं, तो उसके ज़रिए इसको रजिस्टर जो है वो करवाया जाता है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है, अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसका ड्राफ्ट किया जाता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो हासिल किया जाता है, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके साथ भी कंप्लाई जो है वो किया जाता है। अब एक चीज़ और भी है कि जो कंपनी है वो पब्लिक और प्राइवेट भी हो सकती है।
पब्लिक कंपनी तो ऐसी होती है कि जो कि उसमें कम ओनर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट के अंदर। सॉरी, प्राइवेट के अंदर कम ओनर होते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक के अंदर। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके अंदर ओनरशिप अगर हम देखें तो वो चंद हाथों में रहती है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक ओनरशिप पब्लिक के हाथों में दे दी जाती है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी शेयर बाय कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो कोई भी जो उसके शेयर जो है वो बाय कर सकता है, और ये ऑफ़र किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए, स्टॉक मार्केट्स के ज़रिए। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ के अंदर, और बदले में उनको जो है वो डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट के तो सूरत के अंदर। और एक तरफ जो है वो जो शेयर की वैल्यू होती है वो भी गेन होती है, तो दो तरह से वो प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कंपनी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में शेयर की वैल्यू गिर भी जाती है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको जनरली तौर पे फ़ायदा ही होता है। अब इसी वजह से जब कंपनी में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, तो कंपनी के अंदर हम देखते हैं कि लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, और जो इसकी मैनेजमेंट होती है वो प्रोफेशनल्स करते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट तक भी इसका जो है वो एक्सेस होता है। और इसी वजह से बैंक्स जो है वो लोन भी इजीली प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को, क्योंकि कंपनी का कोई एक ओनर तो है नहीं जो पैसा लेके भाग जाएगा या वो पैसा डुबा देगा। नॉर्मली तौर पे इसके चांस जो है वो बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से जो है वो सूटेबल होता है बिजनेसेस के लिए कि वो ग्रो करना चाहते हैं या फिर एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं कंपनी में। तो कंपनी के जो है वो फ़ायदे हमें कई सारे दिखाई देते हैं, लेकिन कई सारे इसके फिर नुकसानात भी होते हैं कंपनी में। एक तो ये कि ओनरशिप, इतने सारे ओनर होने की वजह से एक ऐसा ओनर जिसके पास बहुत कम शेयर हैं, तो उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कंपनी के ऊपर। अब शेयर कोई भी ख़रीद सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, लेकिन जो जिसके पास 1% से भी कम शेयर है, तो उसका बहुत कम इन्फ्लुएंस होगा ओनरशिप के जो कंपनी है उसके ऊपर। और इसके अलावा फिर ये भी है कि वोटिंग राइट भी उसका कम होगा। वैसे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कंपनी के अंदर वोटिंग होती है, लेकिन फिर उसके वोटिंग राइट भी उसको कम मिलेगी उसकी शेयर की वजह से। और डिसीशंस भी इसमें डिले होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डिसीशंस कर रहे होते हैं, तो डिसीशंस भी इसके अंदर फिर डिले होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो इसको स्टार्ट करना, जो इसको इस्टेब्लिश करना है, कंपनी को बनाना भी आसान नहीं होता इतना, जितना हम सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं उसके मुकाबले में। तो इसको बनाना भी आसान नहीं होता, और इवन के इसको बंद करना भी इतना आसान नहीं होता कंपनी को, उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जहाँ पर फ़ायदे हैं वहीं पर कई सारे इसके नुकसानात भी होते हैं। नाउ द बिज़नेस कॉम्बिनेशन। अब बिज़नेस कॉम्बिनेशन के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बिज़नेस कॉम्बिनेशन की हम बात करें, सो बिज़नेस कॉम्बिनेशन मर्जेस entities in to achieve economies of scale, increase market reach and improve efficiency। बिज़नेस कॉम्बिनेशन के ज़रिए मर्ज किया जाता है दो बिज़नेस एंटिटीज़ को, दो बिज़नेस फर्म, दो बिज़नेस आपस में मिल जाते हैं ताकि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। दो आपस में मिल के जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और इसको बनाने का क्या मकसद होता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी कि एक बड़े पैमाने पे काम होगा, मार्केट रीच बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के पास जो मार्केट रीच थी वो बढ़ जाएगी अब मिल के। और एफिशिएंसी के अंदर इजाफा होगा। एफिशिएंसी के अंदर इजाफे होने से मुराद ये ना कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम भी और बेहतर भी होगा, ना सिर्फ ज़्यादा बल्कि बेहतर भी होगा। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कि आपको बताया गया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव किया जाए, मार्केट रीच बढ़ाई जाए, रिड्यूस किया जाए, अच्छा कंपटीशन को भी कम किया जाए। अब दो आपस में जब फर्म मिल गई, तो एक तरफ जिससे मिली उसका कंपटीशन ख़त्म, और फिर बाकी जो फर्म्स अभी तक आपस में मिली नहीं है, वो फर्म्स से कॉम्पीट करना आसान होगा। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जाता है। और इसकी जो हम टाइप्स देखें तो इसके अंदर हमें कई सारी टाइप्स दिखाई देती हैं। इसके अंदर मर्जर्स हो जाते हैं, मर्जर्स के ज़रिए नई एंटिटीज़ बनाई जाती हैं। दो आपस में मिली फर्म्स और एक नई एंटिटी बन गई, दो आपस में मिलने से एक नई फर्म बन गई। एक्विजिशन होता है, यहाँ पर एक जो है फर्म दूसरी को ओवरटेक कर लेती है, एक फर्म दूसरी को ओवरटेक कर लेती है। और कंसोलिडेशन में होता है कि मल्टीपल एंटिटीज़ आपस में मिल जाती हैं, कई सारी, यानी कि दो नहीं बल्कि कई सारी आपस में मिल जाती हैं। सो मर्जर के अंदर क्या होता है कि दो कंपनीज यूनाइट होती हैं एक नई एंटिटी बनाने के लिए,
जबकि एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी को ओवरटेक करती है और कंसोलिडेशन में मल्टीपल एंटिटीज़ आपस में कंबाइन होकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। और इसकी भी कैटेगरीज देखने में आती है। कॉम्बिनेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, यानी कि जो सिमिलर एक जैसे बिजनेस होते हैं उनका आपस में, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरह की होती है। तो एक जैसे जो बिज़नेस होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है। और वर्टिकल होता है, वर्टिकल लाइन कुछ ये ऐसे होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वर्टिकल में जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनके दरमियान होता है। तो इसी वजह से इसको वर्टिकल कहा जाता है ना, क्योंकि ये लाइन इस तरह से होती है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन होता है। जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। और इसके अलावा कॉन्ग्लोमरेट होता है जो इन दोनों से हटके होता है, ना वो वर्टिकल है और ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, बल्कि वो कॉन्ग्लोमरेट कहलाया जाता है। अब इसमें ये होता है कि अनरिलेटेड बिजनेस, दो बिजनेस जो कहीं से भी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे वो आपस में मिल जाते हैं और वो जो है एक नया बिजनेस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। सक्सेसफुल फैक्टर्स जो है, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन ये रिक्वायर करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रिक्वायर होती है और इसके अलावा कल्चरल इंटीग्रेशन भी और रेगुलेटरी अप्रूवल, ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और सस्टेनेबिलिटी मिल सके। नाउ द कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। अब कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, सो कैपिटल मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट की एक मार्केट है जो कि कैपिटल मार्केट है। और कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, जैसे कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हो गई, और मोबिलाइज़ किया जाता है सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये प्ले करता है क्रूशल रोल जो है मोबिलाइज़ करने में सेविंग्स भी, और उनके ज़रिए फिर क्या होता है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो वो की जाती है। और कैपिटल मार्केट जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी के अंदर न्यू सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर जो है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो है उनको ट्रेड किया जा रहा होता है। सो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको अगर हम देखें तो ये जो है रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म होता है। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी हम कहते हैं, ये एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर शेयर जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ के ब्राउट एंड सोल्ड होते हैं, यानी कि इनको ख़रीदा और बेचा जा रहा होता है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो कि पीछे भी आपको बताया गया था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, एक तो पब्लिक, अच्छा एक चीज़ और भी ये है कि पब्लिक कंपनीज़ में भी जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट पे, वो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स को बेच सकती हैं। तो जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं वो अपने जो है वो शेयर्स को स्टॉक मार्केट के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त उनकी होती है। और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है, लिक्विडिटी को भी, और जो प्राइस डिस्कवरी है, यानी कि पता चले कि आखिर कितने प्राइस जो भी चार्ज किए जा रहे हैं। और कई सारी स्टॉक मार्केट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे सामने कई सारी स्टॉक मार्केट्स की एग्जांपल है, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नस्दक हो गया। इस तरह से बहुत सी जो वो बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। सो इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में ताकि अर्न कर सकें वो रिटर्न को, जबकि कंपनीज यूज़ करती है इसको ताकि रेस कर सके कैपिटल जो है एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए। नाउ द बिज़नेस रिस्क। अब अगर हम बिज़नेस रिस्क की बात करें, सो बिज़नेस रिस्क से मुराद पोटेंशियल थ्रेट जो कि एडवर्सली तौर पे अफेक्ट करते हैं कंपनी के ऑपरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। और ये रिस्क जो है इनको कैटेगराइज हम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह के रिस्क के अंदर, जैसे कि वो रिस्क फाइनेंशियल हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक और कंप्लायंस रिस्क हो सकते हैं। अब इनको अगर हम अकेले समझें, फाइनेंशियल रिस्क से मुराद ऐसे रिस्क होते हैं, ऐसे उसमें इश्यूज शामिल होते हैं जैसे कि कैश फ्लो प्रॉब्लम हो गया, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो गया, ऑपरेशनल वॉलेटिलिटी हो गया, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। जबकि ऑपरेशनल रिस्क की अगर हम बात करें तो ये आता है इंटरनल प्रोसेस से, टेक्नोलॉजी फेलियर हो गया, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, इन जगहों से ये आ रहे होते हैं। और स्ट्रेटजिक रिस्क जो होते हैं ये लिंक्ड होते हैं पुअर डिसीजन मेकिंग के साथ, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, या फिर जो चेंजेस आते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर। रिस्क कंप्लायंस रिस्क आता है कहाँ से? ये आता है लीगल और रेगुलेटरी वायलेशन से। कोई कानूनी जो है कानूनी चीज़ जो उसकी वायलेशन की है, ख़िलाफ़ वर्जी की है, वो कानून की, या जो रेगुलेशन है उसकी वायलेशन की है, ख़िलाफ़ वर्जी की है। सो
रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के लिए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में ये होता है कि आइडेंटिफाई किया जाए, असेस किया जाए, मिटिगेट किया जाए रिस्क को स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए किया जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन होती है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। एक तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ये होती है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि एक जगह सारा पैसा ना लगाया जाए, सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह ना की जाए। ये डाइवर्सिफिकेशन का और ये बेसिक रूल होता है फाइनेंस के अंदर। और ये आप एडवांस सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं फाइनेंस के आगे जाके, तो उसके अंदर भी आप रूल पढ़ेंगे कि डाइवर्सिफाई किया जाए और इसके ज़रिए रिस्क को कम से कम किया जाए। जब एक से ज़्यादा जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम चांस होते जाते हैं कि पैसा जो है वो डूबेगा। और इसमें ये होता है कि फिर इंश्योरेंस भी करवा लिया जाता है। इंश्योरेंस करवाने का भी मकसद ये होता है। और फिर कंटिजेंसी प्लानिंग की जाती है और रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल। सो नाउ दी होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर और रिटेलर के बारे में भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, और ये दोनों ही जो है वो इंटरमीडियरी होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। अब यानी कि फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक जो भी गुड्स पहुंचता है, अगर हम उसके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसके अंदर ये दोनों ही इंटरमीडियरी होते हैं, क्योंकि दरमियान में होते ही हैं। फैक्ट्री से सामान निकल बनता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के पास जाता है, फिर वो होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर, और फिर जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैक्ट्री से डायरेक्ट होलसेलर के पास, और फिर रिटेलर, और फिर जो है वो कंज्यूमर के पास आता है। तो इस तरीके से जो ये दोनों इंटरमीडियरीज होते हैं। और जो रोल है होलसेलर का अगर हम इसको देखें, सो ये बल्क के अंदर ख़रीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ख़रीदते हैं, और नॉर्मली तौर पे ये रिटेलर्स को बेचते हैं, क्योंकि रिटेलर ने भी इनसे जो सामान ख़रीदते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है। अब डायरेक्टली कस्टमर नॉर्मली इनसे बहुत कम करते हैं, ख़रीदते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होता है तो वही कस्टमर इनके पास डायरेक्टली आता है। यूजुअली तौर पे ये रिटेलर्स को बेचते हैं, या फिर जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने आगे सेल करना होता है उन्हीं को बेचते हैं। और इसी से ये जो इन्वेंट्री बर्डन कम करते हैं, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो होलसेलर के पास बहुत ज़्यादा होता है। फैक्ट्री से बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो स्टॉक ख़रीदते हैं वो होलसेलर ख़रीदता है। तो होलसेलर को बहुत बड़े बड़े इनके पास वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पर इन्होंने मेंटेन किया होता है स्टॉक, और उसी स्टॉक के ज़रिए रिटेलर्स और जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। इनके मुकाबले में हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो कि सेल करते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। और रिटेलर सबसे ज़्यादा कॉमन हम देखते हैं आसपास, हमारे आसपास भी दिखाई देते हैं अक्सर। ये रेजिडेंशियल एरियाज़ के करीब होते हैं अक्सर। नॉर्मली तौर पे जो होलसेलर्स होते हैं ये कमर्शियल एरियाज़ के अंदर ही होते हैं, जबकि रिटेलर्स हमें रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहे होते हैं, और ये स्टोर्स के ज़रिए बेचते हैं। इनकी शॉप्स हो सकती हैं, और इसके अलावा इवन के कोई कार्ट वगैरह भी इनकी हो सकती है, या फिर ऑनलाइन भी बेच रहे हैं। आज के दौर के अंदर हमें बहुत सारे रिटेलर्स ऑनलाइन भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर सर्विस भी, क्योंकि कस्टमर्स इनसे इजीली बाय कर सकते हैं। एक तो ये दूर नहीं होते इतने, कोई कमर्शियल एरिया पे जाना पड़े कस्टमर को ऐसा नहीं होता। रेजिडेंशियल एरिया के करीब ही होते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही पूरी मार्केट बनी होती है, रिटेल मार्केट। तो ऐसा देखने में आता है कि एक तो ये बहुत करीब होते हैं, ऊपर से कस्टमर सर्विस भी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो रिटेलर प्रोवाइड करता है, वो करते हैं प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर को। ये नई प्रोडक्ट कोई आई है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट आई है, और ये इसके किसी के रिप्लेसमेंट में आई होती है तब भी, या फिर कोई बिल्कुल ही नई कोई प्रोडक्ट आई होती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन भी रिटेलर की तरफ से होती है। अक्सर आप देखते हैं कि बाकायदा एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है, रिटेलर्स के पास जो है वो कुछ बैनर वगैरह लगे होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी लगी होती हैं। कुछ प्रमोशनल मटेरियल दिखाई देता है हमें, जिसमें नई प्रोडक्ट का जो है वो बारे में डिटेल लिखी हुई होती है, या उसको प्रमोट किया जा रहा होता है। इस तरह की चीज़ें भी हमें दिखाई देती है। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है सिम्बायोटिक किस्म का, क्योंकि होलसेलर रिलाई करता है रिटेलर के ऊपर मार्केट एक्सेस के ज़रिए, क्योंकि नॉर्मली तौर पे होलसेलर से कंज्यूमर बाय नहीं करते डायरेक्टली तौर पे। तो अब जो मार्केट एक्सेस है वो उसके लिए रिटेलर के ऊपर रिलाई करेगा होलसेलर, जबकि रिटेलर भी डिपेंड होता है होलसेलर के ऊपर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में। होल रिटेलर जो होता है नॉर्मली तौर पर रिटेलर होता है यूजुअली तौर पे रेजिडेंशियल एरियाज़ के करीब। होलसेलर जो है वो कमर्शियल एरियाज़ में है, जबकि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होती हैं।
तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूजुअली तौर पे रिटेलर अवॉइड करते हैं फैक्ट्रीज से डायरेक्टली उठाने में, और फैक्ट्री वाले ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ही माल सेल करते हैं यूजुअली तौर पे। तो उस वो डिपेंड करता है रिटेलर जो है होलसेलर के ऊपर, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए भी। सो अंडरस्टैंड करना इनके रोल्स को हेल्प करता है बिजनेसेस को ऑप्टिमाइज़ करे सप्लाई चेन और इम्प्रूव करे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउ दी मल्टीनेशनल कंपनीज, अब अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें, सो ऐसी इंटरप्राइजेस होती हैं जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं, इसलिए इनको मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो कहा जाता है। और इनके सेंट्रलाइज हेड ऑफिसेस होते हैं, लेकिन ये बिजनेसेस जो है वो पूरी ग्लोबल बिजनेस होते हैं सब्सिडरीज़ के ज़रिए। इनकी सब्सिडरीज़ होती हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं। हेडक्वार्टर एक ही जगह पे होगा, लेकिन इनकी सब्सिडरीज़ हमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मिल सकती हैं, ब्रांचेस भी और जो जॉइंट वेंचर्स हैं। और इनको ग्लोबल रीच से फ़ायदा होता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है, डाइवर्सिफाइड जो है वो मार्केट्स होती हैं। और इनके फिर कई सारे हम देखते हैं कंट्रीब्यूशंस भी हम इनके देखते हैं कि ये जॉब्स क्रिएट होती हैं। जब डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें मल्टीनेशनल आती हुई दिखाई देती है, वहाँ पे जॉब आती है। अब ऑब्वियसली बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जॉब की ज़रूरत होगी, और फिर वो जॉब वो उन्हीं लोगों को देंगे जहाँ पर जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं। ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। जो इनके पास टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद होती है, उसी टेक्नोलॉजी को ये नए कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वहाँ लेकर आते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी फिर हम देखते हैं कि इजाफा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वर्ल्ड वाइड। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जो ये फेस करते हैं, कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। और वो चैलेंजेस में हम देखते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस आ गए। अब जो प्रोडक्ट ये एक कंट्री में लेकर आए थे, हो सकता है दूसरे कंट्री में वो एक्सेप्टेबल ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल होता है कि एक्सेप्टेबल ना हो। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, वो दूसरे कंट्रीज़ में जो ऑलरेडी हो चुकी है एक्सेप्टेड, ये चीज़ है। और तो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस आते हैं। अब हमारे यहाँ जो लॉज हैं, और लॉज गवर्नमेंट चेंज करती रहती हैं, बाकी कंट्रीज़ में वो लॉ नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क होता है, गवर्नमेंट का चेंज हो जाना। एक गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है बिज़नेस को, दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर रही सपोर्ट बिज़नेस को, इस तरह की चीज़ें भी देखने में आती हैं। सो कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इनकी हम एग्ज़ाम्पल लें एमएनसीज़ की, तो उसके अंदर हमें एप्पल की एग्ज़ाम्पल दिखाई देती है। एप्पल जो है वो एक एमएनसीज़ के अंदर आती है। सो स्ट्रेटजिक बैलेंस ज़रूरी होता है, एमएनसीज़ को बैलेंस करना चाहिए ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस के साथ, लोकल मार्केट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसके साथ, ताकि सक्सीड हो सके डाइवर्स मार्केट में, मुख्तलिफ़ तरह की मार्केट्स में। और इनके ऑपरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड, और इन्हीं से जो है वो तश्कील दिया जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस को। नाउ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये भी इसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद क्या होती है? एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसेस। जो एथिकल ऑब्लिगेशन है, इखलाकी तौर पे जो है, वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। अब एक चीज़ ये कि बिज़नेस का काम है प्रॉफिट अर्न करना, जो कि बिज़नेस करे और बिज़नेस को करना भी चाहिए। लेकिन आज के दौर में इस चीज़ के ऊपर भी ख़ास फोकस किया जा रहा है कि एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज़ होती है। और ये चीज़ अगर नहीं हो तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बिज़नेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान वो सोसाइटी का कर रहा है। उसकी अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो वो ये है कि चिमनी से जो है वो ऐसे मटेरियल निकलना, जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से ऐसे टॉक्सिक मटेरियल का निकलना, जो जहरीला मटेरियल है उसका निकलना, जो सोसाइटी के लोगों के लिए नुकसानदेह। जिस शहर में फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको वो पॉल्यूटेड कर रहा है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोग बुरी तरह से बीमार पड़ रहे हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि फिर फैक्ट्री जितना अर्न कर रही है उससे ज़्यादा वो नुकसान कर रही है उस शहर का, उस सोसाइटी का। इतनी वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जिससे जितने ज़्यादा वो लोगों को बीमार कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही वो पैसे का नुकसान भी कर रहे हैं लोगों का भी, और लोग बीमार भी फिर हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर रेजिडेंशियल एरिया के पास कोई बिज़नेस किया जा रहा है, कोई दुकान वुकान खुली हुई है,
अब वो दुकान तो उसने खोली हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उसने डेक लगाए हुए, शोर कर रहा है वो किसी भी तरीके से। तो इस तरह की चीज़ें करना, जब उसको पता है कि रेजिडेंशियल एरिया के करीब दुकान है और वो रोज़ाना शोर कर रहा है, रात में भी उसकी दुकान चल रही है, वो इतना शोर कर रहा है कि वो जो लोगों का सोना मुश्किल हो गया उस इलाके में। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये फिर आ जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इसमें ये कि प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट को। और फिर एक चीज़ और भी आती है इसमें कि फेयर लेबर प्रैक्टिस, जो लेबर प्रैक्टिस है वो फेयर होनी चाहिए। इसमें फिर चाइल्ड लेबरशिप ना हो, एक ये भी चीज़ आ जाती है कि बच्चों से काम करवाया जाता है। और वो क्यों करवाया जाता है? ताकि उनको पैसे कम देना पड़ते हैं, बहुत कम पैसे देना पड़ते हैं, इसलिए वो ये काम करते हैं। और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जाए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनिशिएटिव्स जो हैं उनको हम देखें, जो लेने चाहिए बिजनेसेस को, उसके अंदर शामिल होते हैं जैसे कि रिड्यूसिंग फुटप्रिंट्स कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जाए। सपोर्टिंग एजुकेशन, अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि ना सिर्फ जो ख़ुद प्रॉफिट कमा रहे हैं बल्कि वो एजुकेशन को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बच्चों के लिए जिनके लिए पॉसिबल नहीं है एजुकेशन दिलाना अपने बच्चों को, तो वो सपोर्ट कर रहे होते हैं एजुकेशन को भी। इसके अलावा प्रमोट करना हेल्थ एंड वेलनेस को भी, डोनेट करते हैं वो ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर, ऐसे इदारों में जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनका। तो हेल्थ को और वेलनेस को प्रमोट करना, ये भी हम देखते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ़ायदे भी हैं। अब लोग नॉर्मली तौर पे जो ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है वो सोचता है कि बिज़नेस का काम सिर्फ पैसे अर्न करना है और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हों, हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए हम सिर्फ अर्न करें, तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कोई बिज़नेस नहीं जाता, शॉर्ट टर्म तो उसको बेनिफिट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म वो प्रॉफिट भी अर्न कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वो सर्वाइव नहीं कर सकता सोसाइटी के अंदर, और आज के दौर में तो वो कर भी नहीं सकता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो बिज़नेस होता है, अब एक बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाता है तो उससे क्या होता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग ट्रस्ट करते हैं ऐसे बिज़नेस पे। अब एक ऐसा बिज़नेस है सोसाइटी में जो नुकसान पहुंचा रहा है तो लोग उस पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। एक दुकान है जो नुकसान कर रही है लोगों का, मतलब किसी भी तरीके से, एक तो चीज़ सही नहीं दे रहा वो या किसी और तरीके से वो नुकसान कर रहा है, तो लोग उसको की तरफ अवॉइड करेंगे जाना, और लोग चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द बंद हो जाए, यहाँ से चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी लोग की सोचते हैं। तो फिर ऐसे बिज़नेस जो होते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाते, तो वो या तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करेंगे या फिर वो स्टक हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे वो फिर। सो ट्रस्ट बिल्ड होता है जब सोशल रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कोई, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये बिज़नेस ना सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहा है बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल भी है। रेपुटेशन उसकी बढ़ जाती है एक सोसाइटी के अंदर, उस जगह पे उसकी रेपुटेशन हम देखते हैं उसके अंदर बढ़ जाती है। फर्स्टस लॉयलिटी, लोग लॉयल हो जाते हैं, बार बार चाहते हैं लोग उसी के पास आए, उसी से अपना जो है वो सर्विसेज हासिल करें या उसी से जो प्रोडक्ट जो बाय करें। और उसके अलावा ये कि एथिकल टैलेंट भी आता है उसके पास फिर। अब उनको जो लोग आते हैं काम करने वाले, फिर वो भी एथिकल किस्म के लोग होते हैं। अब अगर एक बिज़नेस ख़ुद अनएथिकल तरीके से फॉलो करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा, तो उनके पास लोग भी इन एथिकल किस्म के आएंगे। और फिर नतीजा क्या निकलता है कि फिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं, उसकी तादाद में हम इजाफा देखते हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि बिज़नेस सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसी वजह से वहाँ एम्प्लॉयज़ भी हम देखते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की तादाद में फिर इजाफा होता जाता है जो इन एथिकल किस्म के एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो खुद फ्रॉड कर रहे होते हैं, या तो वो अपना काम रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं करते या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की करप्शन कर रहे होते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR भी कहा जाता है, इसके लिए कमिटमेंट ज़रूरी होती है। और वो भी लीडरशिप कमिटमेंट, जो लीडरशिप बैठी हुई है बिज़नेस के अंदर, उस वो कमिटेड हो कि हमने करना है काम। स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं जो जिनका स्टेक है बिज़नेस में, उनको शामिल किया जाए। और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग हो।
रिपोर्टिंग भी ऐसी ट्रांसपेरेंट हो, उसमें ढकी छुपी बातें ना हो। वो जो है सक्सेस के लिए ज़रूरी होता है। आज की दुनिया के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक मॉरल इम्पेरेटिव नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजिक नेसेसिटी बन चुका है ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। ऐसे बिजनेस जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाते, या तो वो ख़त्म हो सकते हैं या फिर वो ग्रो नहीं करेंगे, वो स्टक हो जाएंगे। नाउ द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो क्वालिटीज़ हैं उसको अगर हम देखें, ये लास्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, और ये भी आता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कई सारी क्वालिटीज़ हैं, और कॉम्बिनेशन उसका हम कह सकते हैं क्वालिटीज़ का जो होनी चाहिए। पर्सनल ट्रेट, स्किल्स और स्ट्रेटजिक थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। की क्वालिटीज़ देखें तो उसके अंदर लीडरशिप आ जाती है, जो कि गाइड कर इंस्पायर करती है और गाइड करती है टीम्स को। और इसके अलावा विजन की हम बात करें, विजन जो कि आगे देखना, और उसके ज़रिए सेट किया जाता है लॉन्ग टर्म गोल्स को। यानी कि सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि अभी बिज़नेस प्रॉफिट में चलता है, बल्कि आगे का देखा जाता है, सालों बाद का भी, कि बिज़नेस जो है वो आगे हमने क्या करना है, इस बिज़नेस को किस तरीके से हम जो है वो ग्रोथ करेंगे। और इसी से डायरेक्शन भी मिलती है कि हम बिज़नेस को कहाँ लेके जाएंगे और किस तरीके से हम इसको ग्रोथ करेंगे। यानी कि जितना ये चल रहा है इससे और ज़्यादा हम उसको ग्रोथ करेंगे, हम उसको एक्सपेंड करेंगे। इसके अलावा ये कि रिस्क टेकिंग होना, एक बिजनेसमैन को रिस्क टेकिंग होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो रिस्क लेने से घबराए, बल्कि वो रिस्क टेकिंग हो। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज़ है कि रिस्क जो हो वो कैलकुलेटेड रिस्क हो। कैलकुलेटेड रिस्क हो, उसको पता हो कि ये जो मैं रिस्क ले रहा हूँ इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होने के चांस है, नुकसान होने के चांस कम है। और डिसीशन मेकिंग हो, डिसीशन ले सके वो। मुश्किल सिचुएशन आ जाती है कई बार, अब उससे निकलने के लिए डिसीशंस रिक्वायर्ड होते हैं। डिसीशन मेकर होना चाहिए, डिसीशन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर। इंटीग्रिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी की वजह से ट्रस्ट और एथिकल कंडक्ट होता है, एक अखलाकी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों का, और जो अखलाकी तौर पर जो है वो काम होता है। और अडेप्टेबिलिटी हो, अडेप्टेबिलिटी से मुराद ये कि जो भी चेंजिंग मार्केट कंडीशंस आए उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाए और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाए। और यही है कि जो भी चेंज आ रहा है, जो भी तब्दीली आ रही है मार्केट के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर, उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स किया जाए। ये नहीं हो, नॉर्मली तौर पे हमारे यहाँ एक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है बिज़नेस करने वालों का, वो ये होता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए या वैसे ही चलता रहेगा। तो इस माइंडसेट की वजह से भी हम देखते हैं कि कई सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, या बिल्कुल ही मतलब बॉटम पे आ जाते हैं। वो ग्रो करने के बजाय उल्टा वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाते। जो वक्त के साथ साथ एक चेंज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, मार्केट रिक्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि एक चेंज देखने में आ रहा है, बिज़नेस के करने का तरीका चेंज हो रहा है। उसके अलावा कि कंटिन्यूस कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। और कम्युनिकेशन से मुराद ये, इसकी डिटेल तो आप खैर ऑब्वियसली बात है बिज़नेस कम्युनिकेशन के कोर्स में पढ़ेंगे। कोशिश किया जाएगा कि उसके भी लेसन्स आपको करवाए जाए, और इम्पॉर्टेंट भी। तो उसके लिए भी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, नॉर्मली तौर पे कम्युनिकेशन से मुराद लोग समझते हैं कि बात करना, लेकिन सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं होता कम्युनिकेशन के अंदर, बल्कि बात को अच्छी तरीके से करना, अपने पैगाम को इस तरीके से पहुंचाना दूसरे तक कि दूसरा भी उसको वही मतलब ले जिस तरह हम मतलब ले रहे हैं। और इसके अंदर सिर्फ बोलने वाली कम्युनिकेशन नहीं है, स्पोकन नहीं, बल्कि इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी आ जाती है, लिख कर करने वाली कम्युनिकेशन भी इसके अंदर आ जाती है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। और कंटिन्यूस लर्निंग होती है, यानी कि उसकी लर्निंग होती है, फिर वो सीखता भी है। वो ये नहीं है कि बस बिज़नेस कर रहा है तो समझे कि उसको सब कुछ आता है और वो सबसे ज़्यादा बेहतर बिज़नेस कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे वो सक्सेसफुल ही क्यों ना हो, तो उसको रिक्वायर्ड होता है इनहेंस लर्निंग, उसको रिक्वायर्ड होती है, ताकि बिज़नेस जो है वो सक्सेस किया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज़ भी हम देखते हैं कि वो भी डिक्लाइन पे हमें आती हुई दिखाई दी। अगर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, जिस तरह नोकिया की अगर हम एग्जांपल लें, जो कि आज से अगर हम 2 डेकेड्स पहले देखें, तो टॉप जो मार्केट के अंदर जो टॉप लीडर था कंपनी का, जिसके पास सबसे बड़ा शेयर था फ़ोन के अंदर, तो वो नोकिया था। लेकिन आज हम देखते हैं तो बहुत कम हमें दिखाई देता है कि उसका नाम जो है वो बहुत कम दिखाई देता है। तो ये डिक्लाइन इसी वजह से आया है कि लर्निंग जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, और ऑब्वियसली बात है रिसर्च भी रिक्वायर्ड रहती है। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की या लर्निंग नहीं की, उन्होंने जो है वो स्टक रहे, एक चीज़ से जुड़े रहे, तो ये एक बहुत जो है वो ख़तरनाक चीज़ जो है वो हो जाती है।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।